नमस्कार, आप सबका स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज के इस वीडियो में हम एक जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे, साथ में इसमें विवाह के जो संयोग हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। जिन लोगों के विवाहों में दिक्कत आ रही है, विवाह के संयोग बन नहीं पा रहे हैं या फिर मैरिटल लाइफ में जो है परेशानियां हैं, तो अपनी उन परेशानियों को हम किस तरह से हल कर सकते हैं, या फिर जब भी हम किसी को अपनी जन्म कुंडली दिखाते हैं तो हमें क्या कैलकुलेशन पे ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं है कि हाँ भाई किसी पंडित जी के पास गए, उसने कहा आपके ये राजयोग है, आपके ये राजयोग है, आप ये उपाय कर लीजिए। देखिए, सबसे बड़ा उपाय है आपका अच्छा डायग्नोस। अगर आपने एक अच्छा फलादेश किया है, अगर आप ज्योतिष के अंदर रुचि भी रखते हैं, या फिर आप अपने बच्चों की या अपनी जन्म कुंडली के द्वारा ये देखना चाहते हैं कि मेरे ऊपर विवाह में अगर कोई भी अड़चन आई है तो उसका कारण क्या हो सकता है, मैं इसमें जन्म कुंडली प्लस आपके वास्तु से संबंधित दोनों पॉइंट्स को कैच करके बताऊंगा। कैलकुलेशन वीडियो है और थोड़ा सा जो है वो कैलकुलेशन के ऊपर चलेगा, क्योंकि याद रखिएगा हम सब इस धरती के ऊपर अलग है, तो हमारी जन्म कुंडलियां भी अलग है। तो इसलिए कभी भी एक राजयोग या एक योग हमारी जन्म कुंडलियों को खराब नहीं कर सकता और ना ही वो बना सकता है। तो इसलिए हर जन्म कुंडली का फलादेश करना आवश्यक है। हमारे सामने एक जन्म कुंडली है सॉफ्टवेयर के ऊपर, और इसको हम आपको फलित करके बताते हैं कि क्या संयोग है मैरिज के, किस तरह से मैरिज हो सकती है या नहीं हो सकती है, सारा का सारा विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा है तो आप धैर्य बना के रखें और सीखने की कोशिश करें। हो सकता है कि आपके बच्चों के भविष्य में ये काम आ जाए। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले जब हम मैरिज की बात करते हैं, अब हमारे सामने कुंडली आई है, मैरिज का किसी ने प्रश्न कर लिया, तो आप उसको फलित करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जब भी हम मैरिज देखते हैं, ये वीडियो केपी एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, ज्योतिष की चाहे कोई भी पद्धति हो, सब पद्धतियां सर्वश्रेष्ठ है, बस आपको निकालने का अनुभव होना चाहिए। बस, यानी ये मत सोचिए कि आपकी अंक ज्योतिष, लाल किताब या कोई भी पद्धति कमजोर है, सब अच्छी है, बस आपको निकालने का अनुभव होना चाहिए। तो जब हम केपी एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, ये काफ़ी प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी है, तो इसलिए उसके बहुत अच्छे वीडियोस भी हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो हमारा लग्न है ना, वो हमारी रुचि है, हमारे जीवन में होने वाली सभी घटनाओं को बताता है। तो लग्न का कस्पल सबलॉर्ड, यानी कि हम कृष्ण मूर्ति पद्धति में उप नक्षत्र, यानी कि बहुत डीप पॉइंट्स पे जाके काम करते हैं। तो लग्न का उप नक्षत्र स्वामी जो हमारे यहाँ बनता है, वो बनता है यहाँ पे बुध। तो यानी कि हमें इस बुध के द्वारा परिणामों को मिलेगा। तो बुध जो है वो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये कंबस्ट दिखा रहा है, प्लस आपके अनटेनांटेड है। अनटेनांटेड का अर्थ है कि इसके नक्षत्र में कोई भी ग्रह नहीं है। तो अब बुध जो है वो शुक्र और राहु के नक्षत्रों में है, यानी कि शुक्र के नक्षत्र में है, राहु के उप नक्षत्र में है। तो यहाँ पे हम इसको कैलकुलेशन में लाते हैं। जब हम यहाँ पे देखेंगे तो जो आपका बुध है वो 3, 3, 4, 5, 9, 6, 1 और 9 इन भावों के परिणाम दे रहा है। तो अगर हम देखते हैं तो तीसरा भाव जो है एक मैरिज के लिए न्यूट्रल भाव है, और चौथा भाव जो है वो मैरिज के लिए डिनाइल है। फिफ्थ अच्छा भाव है, पॉजिटिव है। नाइन्थ भी पॉजिटिव है, लेकिन वो सेकंड मैरिज और लेट विवाह को दिखाता है। तो हम यहाँ पे दो चीज़ों को कर सकते हैं कि नाइन्थ आने से आपकी लेट मैरिज हो सकती है। दूसरा, फोर्थ आने से इस चीज़ को क्लेरिफिकेशन मिलती है। सिक्स्थ आने से आपको मैरिज में दिक्कतें, और फिर नाइन्थ और रिपीट होने से हमें कंप्लीटली श्योर भी होता है कि हाँ आपको इस तरह की घटनाएं हो सकती है। तो बुध जो है, अब लगन का नक्षत्र देख रहे हैं, जबकि हमें सेवंथ हाउस का उप नक्षत्र भी देखना है। ठीक है ना, क्योंकि देखिए लगन का नक्षत्र देखना बहुत जरूरी होता है। तो जब हम यहाँ पे देखते हैं तो बुध जो है वो आपका शुक्र के नक्षत्र और राहु के उप नक्षत्रों में है। तो यहाँ पे हम वापिस जाते हैं, शुक्र को देखते हैं। शुक्र हमें फिर वही कोऑर्डिनेशन देता है। इसका मतलब कि जातक के जीवन में विवाह तो है, लेकिन लेट है और तनावपूर्ण है। उसके बाद राहु जो है वो फिर 8, 6, 1, 2 और 4, यानी कि जो फाइनल डिसीजन है वो आपका राहु देगा। तो राहु ने कह दिया है कि 8, 6 यानी कि तनावपूर्ण है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई तुम्हारी मैरिज सरल नहीं है, टाइम लगेगा, वैवाहिक जीवन में दिक्कतें हैं, कुछ उपाय भी हो सकते हैं। तो पहला तो हमें यहाँ से इतना सा नॉलेज का आइडिया होता है कि जातक के वैवाहिक जीवन में अड़चन है। अब हमारे पास फाइनल जो डिसीजन होगा वो हमें कौन देगा? सेवंथ CSL, यानी कि 7वें घर का उप नक्षत्र स्वामी। तो हम यहाँ पे देखते हैं तो 7वें घर का उप नक्षत्र स्वामी केतु बनता है। राहु, केतु और शनि ये ऑलरेडी एक डेंट होते हैं जो जन्म कुंडलियों में तकलीफें पैदा करते हैं। राहु, केतु और शनि। तो केतु यहाँ पे उप नक्षत्र बना है। केतु जो है वो जन्म कुंडली में चंद्रमा का नक्षत्र है और राहु का उप नक्षत्र। जब हम कोई भी प्रश्न करते हैं, हमारे सामने एक जन्म कुंडली आई, हमसे प्रश्नकर्ता ने ये कहा कि मेरी मैरिज क्या है, तो हमारे सामने ये प्रश्न आ गया ना विवाह,
तो सातवें घर का जो उप नक्षत्र बना उसका अगर नक्षत्र रूलिंग प्लैनेट्स में है ना, तो इसका मतलब उसका पर्सन जायज है। प्लस क्या होता है कि वो अगर रूलिंग प्लैनेट में नक्षत्र आके, जैसे कि अगर हमारा यहाँ पे केतु का नक्षत्र चंद्रमा बना और चंद्रमा रूलिंग प्लैनेट में, आज हमारे जो है वो रूलिंग प्लैनेट में चंद्रमा का सब लॉर्ड बना हुआ है, तो और जो है मून का नक्षत्र लॉर्ड, यानी कि मून का नक्षत्र लॉर्ड भी चंद्रमा है। इसका मतलब चंद्रमा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा। तो चंद्रमा यहाँ पे क्या करेगा, जो रिजल्ट देगा वही जीवन में उसके साथ मैरिटल लाइफ में होने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस रहेंगे। मैंने पहले भी कहा ये वीडियो कैलकुलेशन है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान से 2 बार देखना पड़ेगा, लेकिन आपकी आंखें खोलने वाला वीडियो है ये। तो यहाँ पे जब हमने देखा कि चंद्रमा जो है वो स्ट्रांगली रिजल्ट देने वाला है, तो सबसे पहले हम केतु को देखते हैं और केतु के बाद चंद्रमा और राहु को भी देखेंगे, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे देखते हैं प्लैनेट सिग्निफिकेटर में, तो हम यहाँ पे देखते हैं केतु दे रहा है 1, 12, 7 और 7। तो 7 का जो प्रोमिस है वो मैरिज को सिग्निफिकेट करता है। हाँ मैरिज देगी, मैरिज तो होगी ही होगी, कोई दो राय नहीं है। 12 देने से डिले दे देता है, 12 का मतलब है डिले। अब इस चीज का फाइनल रिजल्ट कौन देगा, वो देगा चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा आज रूलिंग में भी है। 7th CSL का यानी कि 7वें घर का उप नक्षत्र स्वामी जो है उसका नक्षत्र भी है। चंद्रमा यहाँ पे स्ट्रांगली 6th हाउस को पहले पॉइंट पे ही दे देता है, यानी कि उसने कह दिया है कि मैं मैरिज को सरल नहीं होने दूंगा, यानी कि। और जो केतु है वो अनटेनांटेड भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि चंद्रमा 6 नंबर दिखाना। 6 क्या होता है, 7वें का 12वां है, डिनाइल मैरिज और आपका तलाक का योग बनाता है। तो यानी कि 12 डे लेट है, 6 ने दिखा दिया, इसका मतलब तलाक, पहला विवाह तलाक में भी तब्दील हो सकता है। तो हम यहाँ पे 2 चीजें बोलते हैं ज्योतिषाचार्य होने के नाते, ठीक है। तो वो हम ये कह सकते हैं कि भाई तुम्हारी मैरिज या तो 33-34 वर्ष के बाद होगी, यानी तुम जब 35 वर्ष हो जाओ तब, या फिर अगर पहली मैरिज होती है तो वो टूटेगी, या पहली सगाई काफी दिन चल के टूटेगी, इस तरह का योग है। या फिर आप घट विवाह जैसे योग बना सकते। अब ये चौथे घर का मांगलिक भी है लड़का, ठीक है। तो चंद्रमा में डिनाई कर देता है। अब इसके बाद केतु का जो उप नक्षत्र राहु, जिसका काम है अंतिम निर्णय देना, यानी कि रिजल्ट को क्लियरिफिकेशन में लाना। तो राहु यहाँ पे क्या करता है, 8, 6, 1, 2 और 4, यानी कि पूरा का पूरा खेल ही बिगाड़ दिया। कहते हैं ना, रायता फैला दिया इसने, क्योंकि राहु ने 8, 6 दे दिया ना, 8, 6, 2, इसका मतलब घुटन, तनाव और तकलीफें। और 4 जब दे देता है इसका मतलब मैरिज में कट लग जाता है, यानी कि मैरिज होगी और टूटेगी और आपको तकलीफ होगी। इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि पहली मैरिज चाहे वो किसी भी उम्र में हो, तकलीफ होगी, ठीक है ना। अब इस चीज को और क्लियर, क्योंकि देखो एक तो चंद्रमा ने यहाँ पे बहुत अच्छे सिग्निफिकेशन दिए है, जो रिजल्ट उसने दिया, तो हमें यहाँ पे लग्न के नक्षत्र से प्लस 7th CSL के नक्षत्र से दोनों से प्राप्ति हुई कि यहाँ पे दिक्कतें आएगी। अब हम क्या इसी चीज को सत्य माने, इसमें थोड़ा आगे बढ़ेंगे और भी देखेंगे। तो हमारे पास केपी एस्ट्रोलॉजी में दृष्टियां होती है जिसे हम वेस्टर्न एस्पेक्ट्स कहते हैं। अगर हम देखते हैं तो चंद्रमा की, मंगल की यहाँ पे जो है वो आपके चौथी दृष्टि आ रही है, ठीक है ना, चौथी दृष्टि आ रही है। अब एक चीज देखेंगे, तो जो आपका चौथे घर का जो नक्षत्र है, कृत्तिका नक्षत्र है, चौथे घर का जो चौथा घर है उसका कृत्तिका नक्षत्र है, जिसका मालिक है सूर्य, वो चौथे घर में बैठा है। तो 7वें घर का नक्षत्र अगर चौथे घर में जाता है तो पहली मैरिज में वो भी दिक्कत बनाता है, ये नियम है। प्लस क्या होता है कि अब आपको वेस्टर्न एस्पेक्ट्स को यहाँ पे देखना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्लेनेट टू कस्प में जाएंगे। तो जब हम यहाँ पे देखेंगे, आपके सामने है, तो हमारा ये है आपका 6th और ये है 7th, ये 7th हाउस है। अभी 7th हाउस को देखेंगे तो सूर्य जो है वो 90 डिग्री यानी कि 93, जिसे हम 90 प्लस माइनस करते हैं, 90 डिग्री की स्क्वायर दृष्टि से हिट मार रहा है। तो हम कहेंगे यहाँ पे बहुत बुरा। देखिए यहाँ पे नीचे लिखा भी है, रेड का मतलब वेरी बैड, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या कि सूर्य जो है वो मैरिज के अंदर सबसे बड़ी अड़चन लेके बैठा है। दूसरा आपका बुध 90 डिग्री की स्क्वायर दृष्टि है, जो भी यहाँ पे बहुत बुरा रिजल्ट दे रहा है। तीसरा शुक्र, जो मैरिज का मेन कारक है, जो मैरिज का ही कारक है, उसने भी यहाँ पे वेस्टर्न एस्पेक्ट्स दे रखी है। यहाँ पे जो आपकी 87 है, जो स्क्वायर में आती है, 90 प्लस माइनस में है। दूसरा केतु, जो आपका 7th कस्पल सबलॉर्ड था, यानी 7वें घर का उप नक्षत्र स्वामी था, तो ये भी 186.34 की दृष्टि से अपोजिशन की हिट मार रहा है। अपोजिशन की हिट सबसे हार्ड और सबसे खतरनाक होती है। 2 ही दृष्टियां सबसे बुरी होती है, एक तो 90, एक 180। तो 180 की हिट मार देती है इसने। तो 8 डिग्री प्लस माइनस में चलता है ये 180 वाला। तो यहाँ पे जो हिट है ना, ये बहुत बुरी है। इसका मतलब हम कहेंगे, आप अगर इंटरनेट पे भी सर्च करो तो हिट थ्योरी आती है
तो हिट थ्योरी के माध्यम से 7वें घर को चारों ग्रह जो है वो नुकसान दे रहे हैं और एक भी रेड दृष्टि नहीं, यानी कि कोई भी पॉजिटिव दृष्टि है ही नहीं। तो क्या करेंगे? इसका तात्पर्य क्या हुआ कि हमारी मैरिटल लाइफ तनाव में है। ऐसे केस में नो मैरिज तक के भी योग बन जाते हैं। इसको और आगे समझते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास जो दूसरा पॉइंट होता है कि क्या हमें जन्म कुंडलियों के या हमें जो ये टोटके होते हैं, उपाय, शांतियां, इन्हें करने से ही राहत आ जाएगी? नहीं, इनके अलावा हमें थोड़ा सा वास्तु पे भी ध्यान देना है। क्योंकि वास्तु पे इसलिए क्योंकि कई बार क्या होता है कि रिश्ते घरों में नहीं आते। घर ऐसे होते हैं जिन पे पितृदोष टाइप के योग होते हैं, जहाँ पे रिश्ते बनते नहीं है, अपॉर्चुनिटियां नहीं आती है घरों में। तो उस केस में हमें वास्तु को भी थोड़ा सा देखना चाहिए। तो जैसे कि आपको पता है, मैंने एस्ट्रो वास्तु में भी काफ़ी अच्छा कार्य किया है, कई सारे वीडियोस बनाए हैं और ये केपी एस्ट्रोलॉजी की एक पूरी सीरीज है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और हम केपी एस्ट्रोलॉजी के रोज नए बैच लाते रहते हैं, तो जो भी व्यक्ति इच्छुक हो तो वो सीख भी सकता है। तो हम जब वास्तु कोऑर्डिनेटर में आते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो कर्क राशि है, यानी कि 7वें घर में कर्क राशि आ रही है और 7वें घर में राहु बैठा है। राहु तो डेंटी ही है। तो जब हम देखते हैं 7वें घर में कर्क राशि है, चंद्रमा की राशि है, वोटरी साइन है और आपका मूवेबल होता है। और दूसरा क्या होता है, यहाँ पे दृष्टि देखिए केतु की, सूर्य की, शुक्र की और बुध की, ये यहाँ पे नेगेटिव एस्पेक्ट्स पड़ रही है, ठीक है। दूसरा क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमारे घर के अंदर आती है NNE, यानी कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, हेल्थ और इम्यूनिटी। ये हेल्थ और इम्यूनिटी की भी दिशा है। प्लस क्या होता है, संतान की शादियां होना और संतान की के रूप में अपॉर्चुनिटी आना। अगर मान लीजिए आपके पिता का घर है तो उसके लिए जो पुत्र है उसके लिए जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी, चाहे उसकी शादी हो या फिर उसके संतान हो। अगर मान लीजिए किसी दंपति को संतान नहीं होती है ना, तो भी आपके घर का नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और ENE, 3 दिशाएं यहाँ पे बहुत ही रेस्पेक्टली काम करेगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो ENE को पूर्ण रूप से नुकसान हुआ है इन 4 ग्रहों की दृष्टियों के द्वारा। तो हम यहाँ पे पूर्ण रूप से ये कह सकते हैं कि हमें तकलीफ हुई है, तकलीफ हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमने यहाँ पे भी देखा। दूसरा एक पॉइंट और आता है, जिसे अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो इसके बाद बात आती है दशाओं की, दशाएं। तो यहाँ पे जातक को 2022 से जो दशा चल रही है वो चल रही है बुध की। बुध से पहले दशा थी आपकी शनि की। तो आप शनि को भी देख सकते हो कि शनि ने मैरिज क्यों नहीं दी, ठीक है। तो यहाँ पे जब शनि के पास जाते हैं तो शनि चंद्रमा के नक्षत्र और चंद्रमा के ही उप नक्षत्र में है। तो देखो, आज मैंने आपको कहा था ना, हमारे पास जब जन्म कुंडली आती है ना, तो इसका मतलब है वो रेक्टिफाई जन्म कुंडली है और वो वाक्य में ही जातक को दिक्कत है, क्योंकि चंद्रमा वहां पे सिग्निफिकेशन में स्ट्रांगली रिजल्ट दे रहा है। जब हम शनि को देखते हैं तो शनि हमें क्या देता है, 1, 8, 7, 1, 2। तो 7, 1, 2 के प्रोमिसेस है, लेकिन 8 भी देता है। 8 वैसे कोई दिक्कत नहीं देगा, लेकिन 7 और 1, 2 में बात बन जाएगी, आपकी शादी हो जाएगी। लेकिन शनि चंद्रमा के नक्षत्र और चंद्रमा के उप नक्षत्र में है, जो 6 को 2 बार रिपीट करेगा और इस 8 से कैलकुलेट कराएगा तो 168 बनेगा, जो आपकी मैरिटल लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, यानी कि डिले और तकलीफ और तनाव देता है। तो कुल मिला के हमने क्या अवलोकन किया, जहां पे भी देखते हैं दिक्कतें नजर आ रही हैं। और यहाँ पे चतुर्थ घर का मांगलिक भी है। अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, कई सारी और भी सारे दोष बनते हैं। नवमांश में भी जाएंगे तो कई सारी चीजें, जैसे शुक्र के साथ राहु का योग बना, ये भी अच्छा नहीं होता है सिग्निफिकेटर नवमांश कुंडली के अंदर। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, एक छोटा सा आइडिया कि इस जन्म कुंडली के अंदर जो है वो मैरिटल लाइफ में तनावपूर्ण स्थिति है। निर्णय की बात अगर मैं कहता हूँ तो इस जन्म कुंडली में विवाह के योग बहुत लेट है। प्लस आप ये मान सकते हो जब 168 आ जाता है तो आपको कॉम्प्रोमाइज मैरिज बनती है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका शादी नहीं हो रही है तो कुछ लोग दहेज दे के शादी लड़की लेके आते हैं, है ना। या फिर लड़की मान लीजिए बहुत गरीब घर से होती है, किसी की शादी नहीं होती, या किसी लड़की कोई मान लीजिए शादी होके उसकी थोड़े से दिनों में टूट जाती है, या विधवा हो जाती है, या उसकी कोई एक बच्चा होता है। तो इस तरह की कॉम्प्रोमाइज मैरिज के योग बनते हैं इस कुंडली में। मन चाह जो शादी है वो योग नहीं बन रहे हैं। तो ये तो अलग मैटर है, लेकिन जो कैलकुलेशन के नियम है उसके आधार पे हमें ये चीज़ पता चलती है। तो आज का जो वीडियो था आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।